हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेबिलिटी, इसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस उनको कवर किया था। फिर जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी को हमने समझा था। तो हमने लास्ट क्लास तक का जो किया, उसमें जो निकल कर आया, हमने ये जो रेगुलेशंस हैं सेबी की, issue and listing of non-convertible securities and non-convertible redeemable preference shares regulation 2021, ये हमने पढ़ा था। ये रेगुलेशंस से पहले जो रेगुलेशंस होती थी वो सेबी की ILDS और NCRPF, इन रेगुलेशंस को काट के ये नई रेगुलेशंस निकली। ये रेगुलेशन स्पेसिफिकली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ पर हैं, वो चाहे डेट है या प्रेफरेंस शेयर है या कमर्शियल पेपर है। तीन तरह से इसको लिया गया यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी, तो जो भी कंपनियां हैं और इनकी पब्लिक ऑफर आ रही है या प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगी। फिर मैंने जनरल कंडीशंस आपको पढ़वाई थी, और उसमें जो मेन टर्म्स थी, ये तो हो गया था एलिजिबल इशूअर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके नोट्स भी बनवा दिए थे कि जो भी एंटिटी लेकर आ रही है वो खुद डिबार ना हो, या उसके प्रमोटर डायरेक्टर डिबार ना हो, या उसके प्रमोटर डायरेक्टर ऐसी कंपनी में है वो कंपनी डिबार्ड है या विलफुल डिफॉल्टर है, या कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, या कंपनी की लोन पेमेंट्स 6 महीने से ज़्यादा की पेंडिंग चल रही हैं, पेनल्टीज पेंडिंग है 6 महीने से ज़्यादा की। तो ये सारा हमने कवर कर लिया था। फिर ये जो मैंने कहा था रेगुलेशन 6 वगैरह, ये आपने खुद सिंपल करनी है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डिपॉजिटरी अपॉइंट होगा, डिबेंचर ट्रस्टी आएंगे, रजिस्ट्रार टू इशू होगा। फिर हमने ये पढ़ा था रजिस्ट्रार टू इशू कौन नहीं हो सकता। तो ये एक पूरी टीम बनेगी। क्रेडिट रेटिंग, अच्छा RTI, रजिस्ट्रार टू इशू में क्या था भाई, याद कर लो एक बार, कि अगर कंपनी का खुद का काम रजिस्ट्रार का है तो वो अपने इशू के लिए रजिस्ट्रार नहीं बन सकती। सेकंड, लीड मैनेजर जो मर्चेंट बैंकर है, वो अगर बाद के काम पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है तो फिर वो एक ही काम करेगा। जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हम इंटरमीडिएट्स में भी पढ़ते थे, तो यहाँ पर लीड मैनेजर एक ही काम करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। क्रेडिट रेटिंग मिनिमम एक कंपनी से जरूरी है, एक से ज़्यादा ले रहे हो तो आपको सारी शो करनी पड़ेंगी। अगर किसी कंपनी की आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कहा था ये बिल्कुल नई कंसेप्ट आई है, इसको मैं लेकर चलूँगा और इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है अलग से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डेट रिकवरी फंड क्या है? डेट क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्रिएशन ऑफ डेट रिकवरी फंड, ये है क्या, इसको समझते हैं। फिर इसको मैं वर्ड, इसकी थोड़ी सी आपको सर्कुलर भी दिखाता हूँ, सेबी का, NSE का, इसका रेलेवेंस भी समझते हैं एक बार। देखो वर्ड क्या है, डेट रिकवरी, सॉरी एक्सपेंस फंड, एक वर्ड में मिस कर गया। एक आपने सुना है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये डेट रिडेम्पशन रिजर्व, ये वो नहीं है। डेट की रिकवरी के लिए किए जाने वाले खर्चे का फंड है ये। तो डेट रिकवरी के लिए जो लीगल प्रोसेस होगी, लीगल प्रोसेस कब आएगी? इन केस ऑफ डिफॉल्ट। लीगल प्रोसेस का नौबत कब आएगी डेट की रिकवरी की? कि जब कंपनी डिफॉल्ट कर रही है,
मान लो ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके ₹100 करोड़ का डेट है और ये रीपे कर देती है, तो नो डिफॉल्ट, सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर नॉट रीपेइंग, देयर इज अ डिफॉल्ट। अब जब डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, रिकवरी के लिए लीगल प्रोसेस शुरू होगा, लीगल एक्शन शुरू होगा। वो कौन लेगा, बाय डिबेंचर ट्रस्टी। ये डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी होगी, वही आपने सुना होगा डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो इस सारे काम को आकर संभालेगा। तो जो वो लीगल प्रोसेस होगा, कोर्ट में फीस होएगी, एडवोकेट्स की फीस होएगी, जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाएंगे उनकी फीस होएगी, उस सारे खर्चे का एक फंड क्रिएट किया जाएगा। वो पहले से होगा, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएट किया जाता है, रिडेम्पशन के लिए अलग से पैसा कंपनी निकाल दे। और ये फंड है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो डिफॉल्ट के बाद जो लीगल एक्शन होंगे उस पर होने वाला खर्चा कौन देगा। कंपनी तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रही है, तो कंपनी से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते। डिबेंचर ट्रस्टी को पैसा कहां से मिलता है, कंपनी से। जब कंपनी ही अपना लोन नहीं रीपे कर पा रही तो डिबेंचर ट्रस्टी कहां से खर्चा करेगा। तो इस कारण से ये लीगल प्रोसेस स्लो हो जाती थी पहले, सेबी इस नई कंसेप्ट को लेकर आई। और 2021 में NSE और BSE ने सर्कुलर निकाल दिया कि आपको जितना आप डेट ले रहे हो, डेट सिक्योरिटीज, उसका 1% या 25 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, का अमाउंट आपको अलग करके रखना है। जो स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा होगा और आपने रीपे कर दिया तो वो वापस हो जाएगा। और अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो डिबेंचर ट्रस्टी को पैसा दिया जाएगा ताकि वो लीगल एक्शन लेने में जो खर्चा आ रहा है उससे वो खर्चा कर सके। उसका कारण मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी तो जाएगी नहीं लीगल एक्शन में, लीगल एक्शन में जाएगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बिहाफ पे कौन बैठा है, डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी कहता है भैया जो लीगल खर्चा हो रहा है वो कौन देगा। तो वो तो पता चला जी केस चला 1 साल 2 साल, तो तब तक खर्चे कौन बियर करेगा, एडवोकेट के, ट्रिब्यूनल की फीस वगैरह, तो वो सारा इस फंड से दिया जाएगा। और अगर कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती तो ये पैसा उसको रिफंड हो जाएगा। जैसे आपने ICDR में भी पढ़ा था कि लिस्टिंग के टाइम पर या पब्लिक इशू के टाइम पर आपको एक इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ता है 1% ऑफ द मनी रेज फ्रॉम द पब्लिक। ऑफर साइज का 1% अलग से स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ऐसे ही ये एक तरह का डेट सिक्योरिटीज का डिपॉजिट आया और ये पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को। देखो ये ABC लिमिटेड कंपनी है, इसका डेट है 100 करोड़ का और इसने पैसा ले रखा है पब्लिक से या प्राइवेट इन्वेस्टर से, इनसे पैसा लिया हुआ है। ये डेट है 100 करोड़ का। सपोज ये सिक्योर्ड है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन आ जाते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी। तो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी जो सेबी से रजिस्टर्ड होगा वो अपॉइंट हो जाएगा, एक एजेंसी होगी ये डिबेंचर ट्रस्टी। तो वो इंश्योर करता है ये पैसा इनको वापस रीपे हो, इसका इंटरेस्ट का पैसा मिलता रहे और जो सिक्योरिटी रखी गई है वो प्रॉपर उतनी अमाउंट की या उससे ज़्यादा रहे। और अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो ये इन्वेस्टर के बिहाफ पर एक्शन लेगा। तो इसके लिए अब कंपनी अलग से एक फंड क्रिएट करेगी जिसको वो रख देगी। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मैंने सर्कुलर डाउनलोड किया है, एक सेकेंड। ये देखो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। ये सेबी का सर्कुलर नंबर है, अक्टूबर
22/2020 का, जो भी इशुअर प्रपोजिंग टू लिस्ट डेट सिक्योरिटी शेल डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ इशू साइज, सॉरी मेरे मुंह से 1% निकल गया था, इट इज 0.1% ऑफ सब्जेक्ट साइज टू द मैक्सिमम ऑफ ₹25 lakh per issuer towards recovery expend fund with designated stock exchange as identified and disclosed in the offer document or information memorandum। तो वहां पर सारा डिस्क्लोजर होगा इसका। above shall come into effect from January 1, 2021 for listing of debt securities। आफ्टर जनवरी 21 जो पहले से डेट सिक्योरिटीज वाली कंपनी लिस्टेड थी उनको भी 90 डेज का टाइम दिया गया कि आप 90 डेज में ये कंप्लायंस करो और पैसा जमा कराओ। ये उनके ऊपर भी एकदम से बर्डन आया, बट 0.1% बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, कंपनी मैनेज कर सकती है। इन दिस रिगार्ड एज कंक्लूडेड इन जॉइंट मीटिंग ऑफ सेबी एंड एक्सचेंज, इशूअर आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ बिलो ऑफ कंप्लाई द सेम। अब देखो, रिकवरी एक्सपेंड फंड REF ये प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू वाले दोनों ऑफर जो लिस्टेड है, प्राइवेट प्लेसमेंट करके आपने लिस्टिंग नहीं कराई तो सेबी इंटरफेयर नहीं कर रही, सेबी का रोल तभी आएगा जब आप लिस्टिंग कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको ये सेबी की ILDS रेगुलेशन जो अब खत्म हो गई उन पर एप्लीकेबल था, NCRPF वाली पर एप्लीकेबल था, डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी रिसीव्ड, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज और मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख रुपए का है। तो बहुत हल्का सा अमाउंट दिया गया, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं दिया गया। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए जाएगा। फॉर एग्जिस्टिंग लिस्टेड इशूअर REF इज एप्लीकेबल एट प्रिस्क्राइब्ड % ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इशुएंस ऑफ इशू विच एवर इज लोअर। द एग्जिस्टिंग लिमिट 90 डेज में कंपनी की वो दोबारा बात आ रही है। 0.1% जो कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर होगा, और नॉर्मली डेट सिक्योरिटी फेस वैल्यू पर ही होती है। अगर कंपनी अरेंजमेंट अमलगामेशन में चली जाती है तो भी ये अमाउंट आपको रखना पड़ेगा ट्रांसफरी कंपनी के पास। ये रिफंड कब हो जाएगा? जब सारा अमाउंट पे हो गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिबेंचर ट्रस्टी का आ गया जी, सबको पैसा जा चुका है, तो अगर नो रिफंड रिलीज कैन बी मेड। और अगर पैसा NOC नहीं आया तो ये पैसा रीपे नहीं होगा। ये किस फॉर्म में जाएगा? कैश IDBI बैंक के पास, बैंक गारंटी NOC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम, और बैंक गारंटी का यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो मैं इसका एक नोटिंग भी करा देता हूँ आपको, ताकि अगर कोई नोट आ जाए तो आप फ्रीली इस पे बिंदास लिख पाओ। मैं इसका पहले तो मीनिंग लिखता हूं। डेट रिकवरी एक्सपेंस फंड। इसको हम REFB शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज REF? REF को हम अपनी भाषा में 2 लाइनों में लिखेंगे पहले, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज REF। REF है a fund is created by stock exchange इसको मैं अपनी भाषा में उतारने की कोशिश कर रहा हूं।
इसको मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करूँगा। यूज्ड किस लिए यूज होगा? इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर टेकिंग लीगल एक्शन to enforce the security। मतलब ये कहाँ पर यूज हो रहा है? जब डिफॉल्ट हो रहा है। किस लिए? लीगल एक्शन के लिए और सिक्योरिटीज बिकवाई जाएं, तो उस केस में कोर्ट का, कचहरी का खर्चा होता है। अब मैं लिखूंगा डिपॉजिटेड। डिपॉजिट कौन कर रहा है? और फंड को क्रिएट कौन कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। इशुअर प्रपोजिंग। अब जो लिस्ट हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं। टू लिस्ट डेट सिक्योरिटीज। वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कंफ्यूजन मत लेना, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, होने का मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं मिलने। अनसिक्योर्ड के केस में भी आपको पैसा तो देना है, तो उस केस में प्रायोरिटी आपकी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी वालों से पहले आ जाती है, तो लीगल गड़बड़ तो वहां भी होगी। अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज। यहां तक बात क्लियर हुई? फॉर्म किस फॉर्म में जमा होगा? ये कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक गारंटी। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना किया जाएगा? तो 0.1% था और 25 लाख, विच एवर इज लेस। 0.01% ऑफ इशू साइज। और ये किससे है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। और ₹25 लाख whichever is less। एक बार देख लूं कि आपकी स्क्रीन पे पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है। और यहाँ बैंक गारंटी के इन फेवर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई है या बीएसई है। और कैश जमा होगा तो आईडीबीआई के अकाउंट में होगा। मैं ये भी लिख देता हूं। आईडीबीआई बैंक में स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट होगा और यहां पर आ गया बैंक गारंटी। तो दो फॉर्म में हो सकता है ये, बैंक गारंटी, कैश। 0.1%, 25 लाख, विच एवर इज लेस। कैलकुलेशन फेस वैल्यू से है। तो आई थिंक अगर क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट टाइम है, तो आप यहां पर लिख सकते हो।
क्योंकि रेगुलेशंस में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसको मेरे को वो ढूंढना पड़ा इसके बारे में, तभी जाकर ये निकल के आया। देखो यहाँ पर एनएससी ने तो सर्कुलर में ये भी दे रखा है कि बैंक गारंटी में कैसे होगी, तो इतना आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करते। बैंक गारंटी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे भी, बैंक गारंटी का पूरा टॉपिक है आपका आगे। तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ होगा। अच्छा, मैं इसमें ऐड भी करूँगा अभी, इंश्योर करेगा वैलिड 6 मंथ पोस्ट मैच्योरिटी। तो ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक पॉइंट और अभी मैं लिखूंगा, रिलीज। रिलीज कब होगा, ये मतलब खत्म कब होगा? इन फेवर ऑफ इशूअर इफ ऑल repayment completed to investors and no objection certificate obtained from debenture trustee. Second, in favor of trustee. इसमें एक चीज और रह गई, चलो बाद में लिखूंगा। इन फेवर ऑफ ट्रस्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इसमें ट्रस्टी जी यूज करेंगे, he'll use such amount for expenses relating to legal action taken. For recovery and enforcement of सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी थी या नहीं थी। और यहाँ पर एक बात मैं यहाँ लिखनी भूल गया था, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर, ये आप ऐड कर लेना, दोनों केसेस में है। तो कंफ्यूज कहीं कर दें कि एग्जामिनर कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट में होगा क्या नहीं। अगर यहाँ पर प्रपोजिंग टू लिस्ट है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट है चाहे पब्लिक, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्ट नहीं करा रहे तो फिर कोई रोल नहीं आएगा। ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। तो आ जाए क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ अच्छा है, सिंपल है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। मैं रेगुलेशन नंबर गलत लिख गया, अरे यार क्या हो रहा है, 11 है। यहाँ ठीक थी। चलें जी आगे। अब अगला टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस हो गया था, रेगुलेटरी फीस हो गया था, डे काउंट कन्वेंशन अलग से होगा। राइट टू रिकॉल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये आपने अगर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं तो एग्जाम आपने पढ़ा होगा। राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, मतलब कंपनी के पास पैसा सरप्लस है और वो प्री पेमेंट करना चाह रही है। सपोज आपने लोन लिया है 5 साल 10 साल के लिए और आपको 2 साल बाद पैसा आ गया, आपको नहीं चाहिए, आप वापस करना चाहते हो, इट इज़ कॉल्ड प्री पेमेंट। अब यहाँ पर कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू कर रखी थी, तो सारे इन्वेस्टर से वापस डिबेंचर लेगी या डेट सिक्योरिटीज लेगी और उसके बदले जो अमाउंट बनता था वो वापस करेगी। तो राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, तो कंपनी बिफोर मैच्योरिटी पीरियड से पैसा वापस देना चाह रही है। तो आपको यहाँ पर 2 टर्म कॉल पुट दोबारा आएंगी, इसीलिए मैंने शुरू की क्लासेस में आपको करा रखी थी। देखो, जब इशूअर और इन्वेस्टर
यहां पर ऑफर करता है सिक्योरिटीज इसको, और ये इस सिक्योरिटीज के बदले पैसे देता है, तो वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बदले पैसे देते हैं। ये दो टीम खड़ी है। तो यहां पर जब इशूअर ऑफर करता है तो वो सेलर होता है, और ये यहां पर बायर होता है। किसका? सिक्योरिटीज का। और बायर हमेशा पैसा देता है। तो हम एक्जी से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई पैसा, कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू करती है, चाहे वो पब्लिक इशू शेयर्स का ला रही है, डिबेंचर का ला रही है, तो कंपनी यहाँ पर सेलर है, वो सिक्योरिटीज बेच रही है और पैसा ले रही है। और जनरल लाइफ में भी सेलर माल देता है और पैसा लेता है। तो कंपनी यहाँ पर ये क्या दे रही है? गुड्स। सेल ऑफ गुड एक्ट में क्या दिया हुआ है? सिक्योरिटीज गुड्स है। तो कंपनी यहाँ पर सेल कर रही है, गुड्स दे रही है, और उसके बदले में पैसा ले रही है। तो ये ऑफर वो एक्सेप्ट करते हैं इन्वेस्टर और पैसा देते हैं। बायर पैसा देता है। अब जब इन सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी आती है या रिडेम्पशन का टाइम आता है, रिडेम्पशन के टाइम पर यहां पर तो ये पैसा यहां गया था, सेलर के पास गया था। अब ये पैसा यहां जाएगा और ये लोग वापस क्या देंगे? सिक्योरिटीज। और ये इनको क्या करेगी? कैंसल करेगी। तो अब कंपनी यहां पर क्या मानी गई? कंपनी यहां पर क्या हो गई? बायर। और ये लोग कौन हो गए? सेलर। ये सिक्योरिटीज को सरेंडर करेंगे और उनको पैसा मिल जाता है उसके बदले में। तो यहां कंपनी बायर है, यहां सेलर है। ये कंसेप्ट आपको एक बार मैंने रिकॉल करा दी, एग्जी में बहुत अच्छी तरह से कराई हुई है। अब बात आई कि अगर तो फिक्स डेट पर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स डेट पर नहीं हो रहा, बाद में जा रहा है, तो वो डिफॉल्ट है। अगर पहले हो रहा है तो कंपनी पहले से ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखेगी कि मैं पहले वापस ले सकती हूं, वो मेंशन होगा और कंपलसरी नहीं है। सेकंड, जब कंपनी ये देगी बिफोर मैच्योरिटी, इफ बिफोर मैच्योरिटी, तो कंपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी। अब आपने कॉल पुट ऑप्शन पढ़े, तो बताओ कंपनी कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी? मेरी शुरू की 10-12 क्लासों की मेहनत आज पता चलेगी कि आप कितना आंसर दे पाते हो। कंपनी कह रही है, रिकॉल कर रही है। बिफोर मैच्योरिटी मतलब रिकॉल, मुझे सिक्योरिटीज वापस दो, पैसे ले जाओ। तो कंपनी के पास कौन सा ऑप्शन होगा? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? सोच समझ के जवाब दो मुझे। बायर कौन सा ऑप्शन लेता है? अगर किसी चीज को बाय करनी होती है तो हम कौन सी ऑप्शन लेते हैं? आ रहा है कुछ? मध्यम मध्यम, छुटुक छुटुक, टुटुक टुटुक, याद आ रहा है? कॉल ऑप्शन। कंपनी यहां पर क्या करेगी? कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी कि मैं अपनी सिक्योरिटीज खरीद रही हूं, बाय कर रही है। और ये क्या देंगे? यहां पर कॉल को बाय करेंगे, या इनके पास राइट चला गया तो ये पुट ऑप्शन है। अगर कंपनी ने इनको ऑप्शन दे रखा था जी जब बेचने हो बेच देना, तो सेलर के पास कौन सा ऑप्शन होता? पुट ऑप्शन। वो अपनी सिक्योरिटीज लेकर आ जाएगा, जी लो पैसा। तो अब ये वर्ड आने वाले हैं, पहले रेगुलेशन को पढ़ते हैं। देखो, रेगुलेशन 15, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। An issuer making issuance of non-convertible security shall have the right to recall such security prior to maturity date. Shall have right to provide such right of redemption of debt security prior to maturity, that is put option. मतलब issuer making issuance shall have right to recall such security prior to maturity, इसको क्या बोला जा रहा है? कॉल ऑप्शन।
और शेल हैव राइट टू प्रोवाइड सच राइट ऑफ रिडेम्पशन, आपको राइट दे रहा है कि आप पैसे ले आना। दो तरह का हो गया, कंपनी ने बोला कि मैं कभी भी आपसे मांग लूंगी, बाय कर लूंगी, तो कंपनी कॉल ऑप्शन है। या कंपनी ने आपको दे दिया कि आप जब मर्जी मेरे पास बेचने आ जाना, तो आपको कौन सा ऑप्शन देगी, वो पुट ऑप्शन। तो वो राइट टू प्रोवाइड राइट ऑफ रिडेम्पशन प्रायर टू मैच्योरिटी पुट ऑप्शन दे देगी सारे इन्वेस्टर को, या ओनली टू रिटेल इन्वेस्टर, दोनों, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को भी कर सकती है या सभी को दे सकती है। दोबारा समझना, अगर कंपनी ने पब्लिक इशू के टाइम पर यह कहा कि मैं आपको 5 साल के लिए डेट सिक्योरिटी दे रही हूं, बट बीच में कभी भी वापस रिडीम कर दूंगी, तो कंपनी कॉल ऑप्शन रखेगी अपने पास कि वापस खरीद लेगी, अभी आपको बेच रही है। फिर या कंपनी ने आपको यह बोल दिया कि 5 साल की मैच्योरिटी है, बट आपको कभी भी पैसे चाहिए हो, आप कभी भी आकर मांग लेना, ये सिक्योरिटीज हमें वापस दे देना, तो आप सेल करोगे तो कंपनी आपको पुट ऑप्शन दे देगी। क्लियर हुई बात? सच राइट टू रिकॉल ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रिडीम डेट सिक्योरिटी प्रायर टू मैच्योरिटी डेट शेल बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, मतलब प्रोस्पेक्टस में दिया होना चाहिए, डिटेल डिस्क्लोजर होने चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए, डेट्स होनी चाहिए, और जब ये पीरियड एक्सरसाइज होगा तो 3 डेज वर्किंग डेज का टाइम होगा उस डेट के बाद या उसके अंदर अंदर। मतलब कंपनी ये नहीं बोलेगी कि एक ही डेट है तो 3 डेज, जैसे पब्लिक इशू ओपन होता है 3 से 10 दिन, ऐसे ही यहां पर 3 वर्किंग डेज का टाइम है। रिडेम्पशन अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट एट विच सब रिडेम्पशन शेल बी टेक प्लेस। इशूअर और इन्वेस्टर में एक्सरसाइज सच राइट विद रिस्पेक्ट टू ऑल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, और कुछ पार्ट भी कर सकती है, मतलब 50%, 70%, 60% या सारा, कुछ भी हो सकता है। इन केस पार्शियल एक्सरसाइज तो वो प्रोराटा होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगा जिस जिस इन्वेस्टर का है। नो राइट, मान लो 60% बोला था, तो यानी कि एक इन्वेस्टर ने 40 किया तो दूसरे को 80 दे दें, सबको प्रोपोर्शनलिटी 60-60 की ऑफर जाएगी। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, ये 1 साल के बाद ही हो पाएगा, मिनिमम लॉक इन इसका 1 साल रहेगा। मतलब ये नहीं कि आज इशू किया 6 महीने बाद आ जाओ, 1 साल का टाइम होगा। नोटिस भेजा जाएगा सबको, कॉपी देगा स्टॉक एक्सचेंज को, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाएगी। इंटरेस्ट डिले पीरियड का 15% होगा, अगर किसी ने वापस किए और पैसा डिले हो गया तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जाएगा, लेट पेनल्टी है। आफ्टर कंप्लीशन रिपोर्ट जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को, डिबेंचर ट्रस्टी को जाएगी, डिपॉजिटरीज को इन्फॉर्म करोगे, और रिटेल इन्वेस्टर को अलग से दिया है तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी समरी बना देता हूं आपको। राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। इसको पहले अपनी सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं। इट इज प्री मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज। सिंपल लाइन में हम अगर समझें तो ये क्या है, प्री मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटी। इशूअर में call to redeem debt securities before the exercise period by using call option। क्या यूज करेगा वो? कॉल ऑप्शन। इशूअर में
give right to investor या holder of securities to opt early redemption, मतलब before the maturity period. By using, वो क्या यूज करेगा? पुट ऑप्शन। देखो, का इशुअर में कॉल, तो वो यूज क्या कर रहा है? कॉल ऑप्शन। इशुअर में गिव राइट टू इन्वेस्टर, तो क्या दे रहा है? पुट ऑप्शन। राइट टू सेल आप पहले दे देना, तो वो ऐसा कर सकता है। इट शुड बी या इट मस्ट बी, it shall be given as terms of issue and mentioned with detailed disclosure in offer document। ये भी क्लियर हुआ? दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर 1 year। ऑफ इशू, 1 साल के बाद होगा। तो मैं अगर ये बोलूं टाइम, इसको बोल दूं डिस्क्लोजर, इसको बोल दूं ऑप्शन टू कंपनी टू होल्डर, आप इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हो। टर्म्स ऑफ इशू होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में होगा, आफ्टर 1 year ऑफ इशू होगा, कि 1 साल के बाद ही होगा। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम, हम अपनी हेडिंग दे देते हैं। क्वांटम क्या होगा इसका? कैन बी ऑल अमाउंट ऑफ इशू और पार्ट, और इफ पार्ट रिडेम्पशन, तो क्या होगा? शैल बी प्रोपोर्शनेट, सबको इक्वल ऑफर जाएगी। जैसे 60% कर रहे हैं, तो हर 100 वाले को 60, 1000 वाले को 600, 500 वाले को 300, ऐसे उसका 60% सबसे वो लेगा ही लेगा। और वो ऑप्शन होगा, बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट कंपल्सरी। ऑप्शन एक्सरसाइज पीरियड, वो कितना रहेगा? मिनिमम 3 वर्किंग डेज। एट द टाइम
ऑफ कॉल या एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन डेट, जो भी डेट अनाउंस होगी उसके बाद 3 दिन का आप टाइम दोगे, उसके अंदर अंदर सब रिवाइज करेंगे। अमाउंट कैन बी एट प्रीमियम, ज़्यादा पर भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। डिस्काउंट मतलब हम अगर आप पहले पैसे दे रहे हैं तो आपको कुछ कम देंगे, काट के देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, अमाउंट को थोड़ा बहुत कम कर सकती है, बट वो सब कुछ डिटेल्ड में लिखा होगा। प्रोसीजर, कोशिश करो एग्जाम में इस तरह की हेडिंग लिख के आंसर देने की, नंबर खाओगे ज़्यादा। सबसे पहले नोटिस बाय इशूअर टू इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज, और इन न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर वो इंग्लिश डेली और वर्नाकुलर लैंग्वेज वो आप लिख लोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये तो है नोटिस बिफोर कॉल, और आफ्टर कॉल क्या होगा, ये तीनों तो उसके हैं। आफ्टर कॉल रिपोर्ट जाएगी टू स्टॉक एक्सचेंज, टू डिबेंचर ट्रस्टी, टू डिपॉजिटरीज, इंफॉर्मेशन जाएगी NSDL CDSL जो भी है। अच्छा यहाँ पर अब मेरे को ना एक पॉइंट वही होता है, नए नोट्स बन रहे हैं ना, मिस हो जाता है। बिफोर द एक्सरसाइज डे, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आप आगे पीछे कर लेना अगर लिख चुके हो तो। इन्वेस्टर्स कैन बी ओनली रिटेल और ऑल इन्वेस्टर्स। सॉरी भाई मैं बीच में घुसा रहा हूँ, अब आप देख लेना जहाँ आपके नोट्स में अगर साथ साथ लिख रहे थे तो। पहली बार नोट्स बन रहे हैं तो मैं पहले से बना के बैठूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। क्लियर हुई जी बात यहाँ तक? चलो, तो अब हमने यहाँ तक क्या समझा कि इशूअर ये एक तरह की प्री मैच्योरिटी है, इशूअर भी कॉल कर सकता है और इन्वेस्टर को राइट भी दे सकता है। ये पुट ऑप्शन होगा, ये कॉल ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन का मतलब ही यही है कि कंपलसरी नहीं है, आपको करना करो नहीं तो मैच्योरिटी तक बैठे रहो। इट शैल बी इन टर्म्स ऑफ इशू ऑफर डॉक्यूमेंट में दिया होगा। आफ्टर 1 ईयर होगा, रिटेल और आर इन्वेस्टर्स को होगा, क्वांटम एज पार्ट होगा। ऑप्शन पीरियड 3 वर्किंग डेज मिनिमम खुला रहेगा। अमाउंट प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी हो सकता है, मतलब हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या कम ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। नोटिस इशूअर को बाय इशूअर, ये बिफोर कॉल है और ये आफ्टर कॉल है, ये नोटिस जाएगा, तो ये भी आप नोट करोगे। तो इतना भी लिख कर आओगे तो शॉर्ट नोट आ सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
एक ISIN नंबर सुना होगा, अगर आपने कभी डीमैट अकाउंट खोला है तो उसमें ISIN नंबर से ही सिक्योरिटीज़ की पहचान होती है। जैसे पैन नंबर होता है हर इंसान का, कंपनी का सिन नंबर होता है ROC का, टेन नंबर होता है, GST नंबर होता है, ऐसे ही कंपनीज के नाम के आगे कंपनीज की सिक्योरिटीज़ का ISIN नंबर होता है। तो ये नंबर स्टॉक एक्सचेंज देता है, स्टॉक एक्सचेंज ISIN नंबर अलाउ करता है और सेबी के थ्रू होता है सारा ये। ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होएगी। अगर आपने ट्रस्ट डीड नहीं की तो 2% पर एनम आपको पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट पे करोगे आप बोर्ड को, स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अच्छा, उसमें भी पेनल्टी थी, याद करनी हो तो कर लेना। अगर रोल ओवर की पेमेंट में डिले हो गया तो 15% का लिख दूं। डिले इन रीपेमेंट, अभी उस पर वापस आता हूं मैं। तो इंटरेस्ट दोगे आप एट द रेट 15% पर एनम, जितने पीरियड डिले हुआ उतने महीने का। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं की तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। क्लॉज ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी जाएगी कि हम ट्रस्ट डीड बनाएंगे। डिवेंचर ट्रस्टी ट्रस्ट डीड सेक्शन 71 को भी फॉलो करेगा, फॉर्म SH12 में ही होगी ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट। बाकी अलग से जो इस शेड्यूल में दे रखी हैं। ट्रस्ट डीड शेल नॉट कंटेन एनी क्लोज, जिसमें आपने ये एग्जी में भी पढ़ा होगा कि डिबेंचर ट्रस्टी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कम कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, लाइबिलिटी से छूट दे दी जाए, ऐसा अलाउड नहीं होगा। कोई भी एक्ट या इस रेगुलेशन के प्रोविजन से एग्जेम्पशन हम नहीं दे सकते, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। डिबेंचर ट्रस्टी को कोई इंडेमनिटी, कोई भी उसका लॉस होता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी, जिम्मेवारी उसकी पूरी रहेगी। डिबेंचर ट्रस्टी के पास इशूअर की बैंक डिटेल सब रहेंगी कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि उसको वॉच करने के लिए ही अपॉइंट किया गया है कि ये फंड्स राइट यूज हो रहे हैं या नहीं, और सच अदर पर्टिकुलर्स। तो डिबेंचर ट्रस्टी का आप यहीं से भी कर सकते हो। ट्रस्ट डीड बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूट करनी है। लिस्टिंग बट कर लेना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास से खुद बनाना चाहो तो बना लेना। लिस्टिंग एग्रीमेंट होगा, किसके थ्रू होगा वो? लिस्टिंग एग्रीमेंट एज पर LODR होगा, तो हर इशूअर को करना है। ये स्माइली गलत लग गई है। कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन ये भी आएंगी, तो आपको लिस्टिंग रेगुलेशन LODR के हिसाब से जो कंटिन्यूअस लिस्टिंग रेगुलेशन है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब से T+2, T+1, T+3 जो भी चल रहा है उसके हिसाब से सेटलमेंट होगी। ओवर द काउंटर होते हैं जहाँ बायर सेलर आमने सामने हैं, तो कई बार कुछ केसेस में अलाउ किया जाता है, डायरेक्ट डील करवाई जाती हैं, तो वो सेबी के हिसाब से होगा, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं उसकी। अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो कोई भी डिविडेंड पे नहीं होगा। मतलब अगर कंपनी डेट सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट पेमेंट या रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है तो शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी वाले हैं, चाहे प्रेफरेंस वाले हैं, चाहे DVR वाले हैं, उनको किसी भी किस्म का डिविडेंड रोक लगा दी जाएगी और डिबेंचर ट्रस्टी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर, इशूअर का ऑब्लिगेशन है सबको समानता से देखे, फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में। कोई भी ऐसी स्कीम ना लाए जिससे फ्रॉड हो लोगों के साथ। सेबी के स्कोर्स के साथ अटैच होगा, किसी की भी कंप्लेंट आती है तो ये आप कर लेना बुक से ही। ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर कि भाई इशूअर की जिम्मेवारी क्या है, फेयर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, कोई धोखाधड़ी ना करे, कंप्लेंट सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हो सेबी का जो स्कोर्स है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा जा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन दे। और 100% सिक्योरिटी कवर का मतलब है जितने अमाउंट के डेट सिक्योरिटीज हैं उतने अमाउंट की सिक्योरिटी तो रहनी ही चाहिए, या एटलीस्ट उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी के ऑब्लिगेशन क्या है भाई, दिमाग लगाओ, क्या है इनके ऑब्लिगेशन?
डिबेंचर ट्रस्टी किस लिए अपॉइंट हुआ था? टू टेक केयर इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर डेट सिक्योरिटी होल्डर्स। तो सबसे पहले उनको पावर दी गई हैं, उनका यूज करें इन प्रोटेक्शन ऑफ होल्डर के राइट्स जो हैं, सुपरवाइज करें, इंप्लीमेंट करें जो ऑफर डॉक्यूमेंट या टर्म्स ऑफ इशू थी, मॉनिटर करें सिक्योरिटीज पूरी हैं या नहीं। ये पार्ट आपका पूरा हुआ। इसके बाद अगला पार्ट शुरू हो रहा है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी तक आपने क्या किया था? डेट सिक्योरिटीज। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, यहां तक का आप ये करके बैठोगे। अब अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहला तो आपको यही लिखना है। मैं इसके ऐसा करता हूं, रुको। अगर एक क्वेश्चन आ जाए प्रोविजंस या प्रोसीजर टू इशू डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे एलिजिबिलिटी। मैं अब सिर्फ हेडिंग दे रहा हूं, ये रेगुलेशंस बीच में हैं ही हैं। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की। एलिजिबिलिटी किसकी देखोगे आप? इश्यूअर की, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर्स। इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज की। अपॉइंटमेंट डिपॉजिटरीज की, डिबेंचर ट्रस्टी की, रजिस्ट्रार टू इशू की, आरटीआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, क्रिएट क्या करोगे? डेट रिकवरी एक्सपेंस फंड, ये आप बनाओगे। रेगुलेशंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप रेगुलेशन भी लिख सकते हो। अंडर रेगुलेशन 11 है ये, अंडर रेगुलेशन 10, अंडर रेगुलेशन 9, अंडर रेगुलेशन 8, अंडर रेगुलेशन 7 और अंडर रेगुलेशन 6, ये आप लिख सकते हो। फिर इशुएंस कैसे करोगे आप? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो डिपॉजिटरी के साथ होना चाहिए अंडर रेगुलेशन 12। रेगुलेटरी फी पे करोगे अंडर रेगुलेशन 13। फिर डे काउंट कन्वेंशन मैं आपको अलग से कराऊंगा, जैसे बोला है मैंने कि इंटरेस्ट की काउंटिंग कैसे होगी, वो करोगे। राइट टू रिकॉल और रिडीम अंडर रेगुलेशन 15 में था हमारा। डीआरआर बनेगा या सीआरआर बनेगा?
ये पॉइंट रह गया था। DRR किस में होगा? डिबेंचर में। CRR कब होगा? प्रेफरेंस शेयर में, अंडर रेगुलेशन 16। ISIN नंबर होगा अंडर रेगुलेशन 17। ट्रस्ट डीड बनेगी अंडर रेगुलेशन 18। लिस्टिंग एग्रीमेंट होगा अंडर रेगुलेशन 19। कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग रखोगे आप अंडर रेगुलेशन 20। ट्रेडिंग अंडर रेगुलेशन 21 एज पर स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन का जो सिस्टम है। फिर प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन है इफ डिफॉल्ट तो नो डिविडेंड पेमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी अंडर रेगुलेशन 22। और उसके बाद अंडर रेगुलेशन 23 था ऑब्लिगेशन। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आएगा नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर अंडर रेगुलेशन 24। ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये आप कर लेना और होप कि आपने नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लिए होंगे, अगर जिनकी बुक में ये अपडेटेड होने से रह गया है। अब बाकी बुक्स में तो हो गया है, बट जिन लोगों ने पहले बुक ले रखी थी शायद उसमें अपडेटेड ना हो। ठीक है जी, तो आज का मैं यहाँ तक बड़ा कर देता हूँ और हम करेंगे भी आज यहाँ तक ही। फुल स्क्रीन कर देता हूँ एक बार। हमने कहाँ से करना शुरू किया था? देखो आज यहाँ से किया था हमने, ये तो रफ था एक, ये सेकेंड। यहाँ से मैंने प्रॉपर स्लाइड बनाई थी जो आप नोट कर सकते हो। डेट रिकवरी एक्सपेंस फंड के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू रिकॉल और रिडीम पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से स्पेशली आपको स्लाइड दी है। फिर ये प्रोविजंस पे आ जाए तो आप एक एक लाइन में ये सारी चीज़ें लिख कर आओगे तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। उम्मीद है कि 5 या 8 नंबर का होगा, अगर पूरा आ जाता है। चांस कम है, बीच में से ही चांस पूछा जाएगा जो भी होगा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे, ये वाला। थोड़ा सा पढ़कर बैठना। प्रेफरेंस शेयर का थोड़ा सा आज डिबेंचर ट्रस्टी जैसे टर्म है थोड़ा सा चेंज होएंगी, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो ये भी हम करना है। तो आपका जो एक चैप्टर है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो अब यहीं पर क्लब हो जाएगा। जो मैं आपको करा रहा हूँ वो अब आपको अलग से नहीं करना होगा, वो यहीं पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लेके चलूँगा फ्रेश माइंड से। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।